हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, जो है आपका टर्म 2 के लिए जो सैंपल पेपर बनाया है सीबीएसई ने। वो देखो, टर्म 2 के लिए जो सैंपल पेपर बनाया है, तो आप लोगों ने काफी लोगों ने सैंपल पेपर देख लिया होगा। सोल्यूशन भी आपको मार्किंग स्कीम सीबीएसई दे ही देती है। तो ऐसा जो डिस्कस करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है, बुक 1 में कैसा है 8 6 6, बुक 2 में 6 6 8, ठीक है, मतलब 3 चैप्टर जो है उस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वो किधर से क्या, मतलब एक देखो, ब्लूप्रिंट तो कोई ऐसा इशू करते नहीं है, और नॉट नेसेसरली कि ऐसा एकदम स्टैटिक आएगा। लेकिन पुराने एग्जाम्स को कंसिडर करते हुए मैं बता रहा हूं कि जैसा सैंपल पेपर में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि उस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक एनालिटिकल प्लस सॉल्यूशन वाला वीडियो है ये आपके लिए। फटाफट से कंप्लीट करते हैं, फिर आज शाम में हम मिल रहे हैं लाइव सेशन में, जहां पे आपकी बुक 1 जो है धड़ल्ले से उसको क्या करेंगे, पूरा रिवाइज कर लेंगे। यहां तक कहानी समझ में आई या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021-22 क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस टर्म 2, नंबर 40 ही रहने वाले हैं, घंटे 2 ही मिलेंगे आपको। ठीक है, 10:30 से 12:30। अगर आप सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो वो सैंपल पेपर इस टाइम पीरियड में ही होना चाहिए, इस टाइम फ्रेम में ही होना चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, अगर सैंपल पेपर सॉल्व करते हो तो इसी टाइम पीरियड में सॉल्व करना, इसके अलावा मतलब इसी टाइम पीरियड में इन द सेंस कि आपकी बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगी 2 घंटे के टाइम में। और बेसिकली अगर आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर देखोगे तो ऐसा लेंथी नहीं है, पर्याप्त समय दिया गया है। क्यों? क्योंकि कंसिडरिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पर्याप्त समय दिया गया है। चलो स्टार्ट करते। देखो, तो द क्वेश्चन पेपर हैज 3 सेक्शंस एबीसी। ठीक, ज्योग्राफी की तरह इसमें भर के सेक्शन नहीं है, 3 सेक्शन है सिंपल से एबीसी। ठीक है, पेपर आपका कैसा आएगा, 8 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क वाले। तो अब आपको यहां पे एक चीज समझना होगा। ठीक है, 8 मतलब 2 8 16 हो गया। अब यहां पे क्या देखोगे, तो 16 मार्क्स जो है आपके, 16 मार्क्स आपको छोटे छोटे आंसर्स पे बनना है। मतलब बुक को आपको इन डिटेल वो जो अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं ना, छोटे छोटे, मान लो आप कुछ भी चीज पढ़ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो खैर ग्लोबलाइजेशन के केस में तो जैसे अगर आप देखेंगे तो क्या है, 6 नंबर का पेपर आना, और 6 नंबर का एक क्वेश्चन जो है वो पॉसिबिलिटी दिख रही है कि लॉन्ग आंसर में ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी है। बाकी फॉर एग्जांपल आपने दूसरे कोई से चैप्टर उठाए डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस वाला, तो वहां पे जो माइन्यूट डिटेल्स रहेंगी, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो थे, तो उनके कह सकते हैं रेवोल्यूशन की जो माइन्यूट डिटेल्स रहेगी उनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि 8 क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे छोटे छोटे। ठीक है, तो अच्छे से चैप्टर को डिटेल में जरूर पढ़ना। मैंने आपको स्ट्रेटेजी वीडियो में बता दिया था कि कहां से कैसे क्या चैप्टर पढ़ना है डिटेल में, मैंने सब पूरे 6 के 6 चैप्टर आपके पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे। सेक्शन बी हैज 3 क्वेश्चंस 4 मार्क्स ईच। मतलब इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 नंबर का एक रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आपको चीजें आसान ऐसे हो जाएगी कि 2 तो एकदम थ्योरी रहेंगे। अब अकॉर्डिंग टू दी सैंपल पेपर बाय सीबीएसई जैसे अगर हम देखें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन मैप वाला है। मैप में क्या आएगा क्या नहीं, ये सीबीएसई ने एक मैपिंग के लिए लिस्ट इशू करी है, तो उसे मैं आपको एक वीडियो में दे दूंगा, तो जिससे आपको थोड़ा सा क्या रहेगा, मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो सेक्शन बी हैज 3 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच। आंसर टू दीज क्वेश्चन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 100 वर्ड्स ईच। आंसर ऑफ मैप क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड अकॉर्डिंगली। ठीक है, और मैप क्वेश्चन मतलब ये 100 वर्ड्स में आंसर देना है। देखो, वर्ड लिमिट जो होती है, तो वर्ड लिमिट क्या होती है, एक तरह से आपके लिए एक मार्जिन रहती है। ठीक है, बेसिकली 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 4 आइडियाज पिच करना रहेंगे, 4 पॉइंट पिच करना रहेंगे। मान के चलो यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको कम से कम 2 आइडियाज, 2 पॉइंट्स पिच करना रहेंगे, ऐसा एक थंब रूल लेके चलना। ठीक है, सेक्शन सी जो रहेगा 6 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, ये बड़े वाले रहेंगे। ठीक है, लॉन्ग आंसर्स रहेंगे, नो प्रॉब्लम। आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट, तो आपको थ्योरी लिखते आना चाहिए फटाफट पूरा। ठीक है, तो उस तरह से क्या है, सेक्शन सी जो है, तो सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन 6 नंबर के रहेंगे। ये हमारा छोटा सा मैदान है। एज सच बहुत ज्यादा आपको वो देखो, एक तो चैप्टर भी 6 है, ज्योग्राफी में 7 थे। हाँ, ये बात है कि है चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन कहानी सुनना है ना हमें, तो हमने कहानी की तरह पढ़ा है, तो फिर लेंदी क्या लगेगा। ठीक है, चलिए सेक्शन ए में जैसे अगर आप देखोगे, तो जो ऑप्शन में उनमें से एक चूज करना, जिसमें ऑप्शन नहीं है वो पूरे ही लिखना। तो सर बच्चे थोड़ी ना है, हम 12वीं में आ गए बस पास ही होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या देखो, इन द रीसेंट ईयर्स इंडिया हैज पेड एडुकेट अटेंशन टू आसियान, गिव 2 पॉइंट्स टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। आसियान पढ़ते हैं जब हम, ठीक है, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर या फिर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, जो भी नाम आपको पसंद आए रख लो। उसमें आप ये देखोगे तो एक पैराग्राफ के अंदर छोटी सी 2 लाइन में बीच में लिखा हुआ है ये आंसर। कुछ बच्चे तो समझ ही नहीं पा रहे हैं, सर इंडिया आसियान का तो कोई रिलेशन दिया ही नहीं हमारी बुक में, है ना, इंडिया आसियान का तो कोई रिलेशन दिया ही नहीं है। तो मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूं कि
शॉर्ट आंसर जो आएंगे तो बहुत माइन्यूट डिटेल में से निकल के आएंगे। एक बार एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना, जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, जिसने डिटेल में चैप्टर पढ़ा है, आई कैन बेट ऑन यू कि आप गलत करके नहीं आओगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेना। तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या, एक्सप्लेन दी मिरेकल ऑन दी हान रिवर। ये मिरेकल ऑन दी हान रिवर, तो वो बॉक्स, इसीलिए मैंने जब डिटेल एक्सप्लेनेशन में चैप्टर पढ़ाया तो हर एक चीज पढ़ाई थी। ठीक है, अब चाहे वो आपकी टाइमलाइन हो, चाहे वो आपके बॉक्स हो, चाहे वो आपके पिक्चर्स हो, हर चीज में आपको क्यों समझाते चल रहा था, क्योंकि देखो ये सैंपल पेपर सीबीएसई ने ये तो चैप्टर पढ़ाने से के बाद में दिया ना, लेकिन मतलब ऐसे गट फीलिंग थी कि बॉक्स से क्वेश्चन बन गया तो ये वही क्या है, अल्टरनेटिव सेंटर्स या फिर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। उस चैप्टर में बॉक्स दिया है साउथ कोरिया का, जापान का, वहां से क्वेश्चन आ गया है ना। तो वो चीज ध्यान रखना, वो एनालाइज करके मैं आपको बताते चल रहा हूं कि ऐसे बॉक्स को एक बार नजर दौड़ा लेना। ठीक, क्या हो रहा है, तो यहां पे जिस देखेंगे इंडिया क्यों मतलब एडुकेट अटेंशन पे कर रहा है आसियान को, कैसे, तो आप देखेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है कि इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट केम इनटू इफेक्ट ऑन 2010। ठीक है, फिर आप जिस देखोगे तो एक फोटो दिया गया 2018 में। ठीक है, 2018 में जो मीटिंग होती है सिल्वर जुबली ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड आसियान पार्टनरशिप जो सेलिब्रेट की गई, ठीक है, तो वाज कमेमोरेटेड एंड लीडर्स रिलीज पोस्टल स्टैम्प टू मार्क द इवेंट। वो फोटो दिया गया है, देखो जरा वहीं पे जहां पे इस पार्ट का आंसर मिलेगा ना आपको, उसी के नीचे आपको यहां वो दिया है फोटो। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आंसर कहां से आएंगे, कहां से नहीं आएंगे, एनसीईआरटी से आएंगे, एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आना है, सिंपल सी चीज। मिरेकल ऑन द हान रिवर में क्या बताओगे कि मिरेकल ऑन द हान रिवर में आप बताओगे कि साउथ कोरिया जो है, जो क्या है कि डेवलप हुआ हान रिवर के बैंक पे, इस तरह से उसको क्या है मिरेकल ऑन द हान रिवर कहा गया है। ओवरऑल डेवलपमेंट आपको देखने को मिला किस टाइम पीरियड में, तो 1960 से 1980 ये 20 साल के दशक में इट रैपिडली डेवलप्ड इनटू एन इकोनॉमिक पावर व्हिच टर्म्ड एज मिरेकल ऑन रिवर। ठीक है, तो साउथ कोरिया का नाम लिख दोगे मिरेकल ऑन द हान रिवर, तो वो आपका एक नंबर आपने पका लिया। और दूसरा आप ये बता देना कि 60 से 80 के टाइम पीरियड में, 1960 से 80 के टाइम पीरियड में पूरी तरह से ओवरऑल ग्रोथ आपको देखने को मिली इकोनॉमिक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टर्म्स में, इस कारण से उसे मिरेकल ऑन हान रिवर कहा गया। ठीक है, साउथ एशिया स्टैंड्स फॉर डाइवर्सिटी इन एवरी सेंस एंड येट कॉन्स्टिट्यूट वन जियोपॉलिटिकल स्पेस। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, गिव 2 रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, तो यस पहले तो आप बोल सकते हो, यस से स्टार्ट करो कि यस साउथ एशिया जो है, ठीक है, उसमें हर सेंस में डाइवर्सिटी है। 100 किलोमीटर चलोगे लोगों का कह सकते हैं कपड़े पहनने का तरीका बदल जाएगा, भाषा बदल जाएगी, खाना बदल जाएगा 100 किलोमीटर पे बस। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कहा गया, एक जियोपॉलिटिकल स्पेस, मतलब जियोग्राफिकली पॉलिटिकली एक स्पेस कैसे बताया गया है। तो देखो जियोपॉलिटिकल में आप जियोग्राफी के कंटेक्स्ट में बता दो कि साउथ एशिया में चाहे अलग अलग देश हो, चाहे इतनी विविधता हो, चाहे इतनी डाइवर्सिटी हो, लेकिन पूरे साउथ एशिया को आप जैसे देखोगे तो वर्ल्ड से क्या है, वर्ल्ड से वो एक तरह से अलग, इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हो, जैसे अगर आप देखोगे तो डेजर्ट वगैरह हो गए या माउंटेन हो गए, ठीक है, माउंटेन हो गए या प्लेटू माउंटेन हो गए, इधर क्या हो गया अरेबियन सी हो गया, इधर हो गया इंडियन ओशियन। किसी को अगर 9th ध्यान आई हो, ठीक है, आई डोंट नो कोई मुझसे 9th पढ़ा होगा और अभी 12th तक आ गया होगा, तो 9th में आप एक क्वेश्चन पढ़ते हो कि इंडियन ओशियन का नाम इंडिया के नाम पे क्यों रखा। बेसिकली ये वही आइडिया है क्या कि एक ऐसी जियोग्राफिकल पोजीशन है इंडिया की विच इज डिफरेंशिएटिंग इट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और उसी के अंदर साउथ एशियन कंट्रीज जैसे आप देख लोगे तो पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, वो सभी क्या है एक जियोलॉजिकल कैसे, मतलब एक तरह का आपको क्या देखने को मिल रहा है, फिजिकल फीचर देखने को मिल रहा है। तो जियो प्लस पॉलिटिकल स्पेस में क्या हो जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कहां क्या लड़ाई चल रही है, कहीं डेमोक्रेसी को पलटा दिया है, कहीं कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी डेमोक्रेसी को सपोर्ट जो है ऑल ओवर दी साउथ एशिया देखने को मिलता है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी मिलता है, लेकिन आप साउथ एशिया बोल के ये प्रूव कर सकते हो कि डिस्पाइट दी डाइवर्सिटी, ये जो साउथ एशिया है इट कंस्टिट्यूट्स वन जियोपॉलिटिकल स्पेस। ठीक है, तो इट द माइटी हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड द वास्ट इंडियन ओशियन, द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल इन साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट रिस्पेक्टिवली प्रोवाइड अ नेचुरल insularity to the region which is largely responsible for linguistic socio-cultural distinctiveness of subcontinent। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, तो इंडियन ओशन वगैरह से वो बंधा हुआ एक है, ठीक है, इरिस्पेक्टिव कि वहां पे आपको इतनी सारी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। एंड वेरियस कंट्रीज इन साउथ एशिया डू नॉट हैव सेम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, बट डेमोक्रेसी हैज बिकम एन एक्सेप्टेड नॉर्म इन दिस रीजन बिकॉज वो चार्ट वगैरह जो दिए हैं ना आपको बुक में, वो जो 10th की बुक में भी थे सिविक्स की, तो वो चार्ट वगैरह जो है तो उससे आपको समझ में आएगा कि हाँ सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी इज widely accepted all around the South Asia. Thus yes, South Asia stands for diversity in every sense and yet constitute one geopolitical space। ठीक है, तो उसके बावजूद भी क्या है, एक geopolitical space आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या है, अगला देखो, डू यू थिंक दैट इंडिया इज नाउ कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर। कहां से आया सवाल, कितने बच्चे इस सवाल को आइडेंटिफाई कर पा रहे,
देखो हम तो मन से जुड़े हुए हैं, आप मन में जवाब दोगे मैं समझ जाऊंगा ये आपको कहां से मिलेगा। तो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में जो एडिशनल टॉपिक्स दिए हैं वो एडिशनल टॉपिक में देखो टर्म वन का एक्सपीरियंस के बेसिस पे बात बता रहा हूं मैं आपको। टर्म वन में भी हमने देखा था कि एडिशनल टॉपिक से क्वेश्चन आए थे एक दो, ठीक है, तो जैसे नीति आयोग वगैरह पे आया था, वैसे यहां पे क्या है कि टर्म टू में भी हम मान के चलेंगे एडिशनल टॉपिक्स जो हैं उनमें से एक ना एक सवाल जरूर निकल के आना है। तो एडिशनल टॉपिक में आपको देखो मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, मैं अगेन आई एम रीट्रेटिंग दिस थिंग, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी अब वही होता है ना कि कहां ढूंढे सर, तो मैं एक बार आपको एडिशनल टॉपिक सारे फिर करवा देता हूं, क्योंकि ये है कि वो 4-5 मतलब 4 चैप्टर से आना, 3 चैप्टर से एडिशनल टॉपिक्स, उन 3 चैप्टर के जो एडिशनल टॉपिक्स है उसमें से एक ना एक क्वेश्चन फंसना तय है। लिखवा रहे हो क्या अभी मुझसे? ठीक है, तो उस तरह से क्या एडिशनल टॉपिक हम अच्छे से करेंगे। सैंपल पेपर में भी सीबीएसई ने एडिशनल टॉपिक को हाईलाइट किया ही है। व्हाई डू यू थिंक इंडिया इज नाउ कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर? क्योंकि क्या इंडिया इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर इसलिए आप कहोगे क्या कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एम रख के चल रहे हैं। जैसे अगर आप देखोगे हम न्यूक्लियर पावर है, ये सारा सब कुछ उस एडिशनल टॉपिक में दिया हुआ है, सारा सब कुछ उस एडिशनल टॉपिक में दिया हुआ है। तो बेसिकली 21st सेंचुरी इंडिया इज बीइंग सीन एज एन इंपॉर्टेंट इमर्जिंग ग्लोबल पावर। रीजन द इकोनॉमिक cultural and strategic position of country with the population of more than 135 crore is very strong. From a strategic perspective, the military of India is self-sufficient with indigenous nuclear technology, making it another nuclear power. Nuclear power से बोल सकते हो, economic, cultural, strategic position से बता सकते हो। फिर वही वाली बात है क्या कि हम एम कर रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे, उसके साथ साथ में क्या है एन एंशिएंट इंक्लूसिव कल्चर विद 200 मिलियन पीपल। हमारा डायस्पोरा जो है, इंडियंस आर एवरीवेयर, ठीक है, इंडियंस आर एवरीवेयर, तो हमारा डायस्पोरा वर्ल्ड में सब जगह फैला हुआ है। तो कुल मिला के क्या हम एक न्यू सेंटर ऑफ पावर की तरह इमर्ज कर ही रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन साउथ एशिया हैज रैपिडली इंक्रीज्ड आफ्टर द कोल्ड वॉर। गिव 2 एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट। कहां से आया? जैसे आप क्या देख रहे हो, ये साउथ एशिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वाला पार्ट है, ठीक है, उसमें लास्ट में टॉपिक है पीस एंड कॉपरेशन, जहां सार्क वगैरह के बारे में बताया गया है ना। अब आप अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा? इस क्वेश्चन को देखने पर सर एक चीज समझ में आती है बहुत जोर से। क्या समझ में आती है? एक चीज बहुत जोर से कि ये जो क्वेश्चन वाला पार्ट है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, वही ट्राई टू रीड बिटवीन दी लाइंस। आपको पैराग्राफ्स के बीच में से निकालना पड़ेगी चीजें। तो लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि जैसे क्या अल्टरनेटिव पीस एंड कॉपरेशन बताया गया कि चाइना का दिया गया। अब देखो सैंपल पेपर में उन्होंने अमेरिका डाल दिया, चाइना भी पूछ सकते हैं कि साउथ एशिया में आप देखेंगे तो चाइना भी अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। आउटसाइड पावर जो है वो इस एरिया में इंटरेस्टेड है। तो जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट कैसे बढ़ गया है? तो अमेरिका इंडिया पाकिस्तान दोनों के साथ में ही अच्छे रिलेशन बना रहा है अमेरिका। तो आपको 2 रीजन से इलस्ट्रेट करना है, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट हैड गुड रिलेशंस विद इंडिया एंड पाकिस्तान सिंस द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है, एंड इंक्रीजिंग वर्क एज ए मॉडरेटर ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, ठीक है। द इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज इन बोथ द कंट्रीज हैव ग्रेटली इंक्रीज्ड द डेप्थ ऑफ अमेरिकन पार्टिसिपेशन इन रीजन, ठीक है। अब क्या है कि वास्ट मार्केट है ना, इतनी पॉपुलेशन है, तो लोगों को तो देखो एक कैपिटलिस्ट कंट्री को वास्ट पॉपुलेशन एक मार्केट की तरह ही दिखेगी, तो वो मार्केट एक बहुत बड़ा दिख रहा है। द लार्ज साउथ एशियन डायस्पोरा इन द यूएस and the huge size of population and market of the region also give America an added stake in the future of regional security and peace, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेजेस, मतलब क्या है कि जिस तरह से साउथ एशियन डायस्पोरा है यूएस वगैरह में, ठीक है, और इतना ह्यूज पॉपुलेशन, इतना मार्केट, वही वाली सारी चीजें, तो अमेरिका को एक रीजनल सिक्योरिटी और पीस को इंश्योर करना उसका एक स्टेक बन जाता है, क्योंकि उसके यहाँ बहुत सारे इंडियंस हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान या फिर साउथ एशिया में कुछ गड़बड़ होगी तो अमेरिका में भी हलचल होगी, क्यों? क्योंकि वहां पे अमेरिकन पॉपुलेशन इज मेड अप ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, ठीक है, वो केस रहता है। सो दिस वाज द आंसर। इवैल्यूएट द रोल ऑफ सार्क इन फैसिलिटेटिंग द इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन साउथ एशियन रीजन। ये वाला चैप्टर जो, इससे देखो अगेन पीस एंड कॉपरेशन से उठ के 2 क्वेश्चन डाल दिए यहाँ पे। जरूरी नहीं कि पीस एंड कॉपरेशन से एग्जाम में आएंगे, लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि कोई ब्रॉड हेडिंग पे क्वेश्चन नहीं आएगा, शॉर्ट आंसर जो आएंगे तो यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, उन्हीं लाइंस के बीच में से निकल के आएंगे वो, ठीक है। तो इवैल्यूएट द रोल ऑफ सार्क इन फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन साउथ एशिया, ठीक है, साउथ एशियन रीजन। तो आपको सार्क के बारे में बता देना, एक पार्ट आपका वो हो गया, और सार्क के बारे में बता सकते हो क्या कि वो पीस एंड कॉपरेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सारी चीजों में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, ठीक है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क हो गया। स्टैब्लिश कब हुई थी? तो इट्स अ मेजर रीजनल इनिशिएटिव बाय साउथ एशियन स्टेट्स टू इवॉल्व कोऑपरेशन थ्रू मल्टीलेटरल मींस, बिगन इन 1985, ठीक है। सार्क मेंबर साइंड द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साफ्टा इन 2004 which promised the formation of free trade zone for the whole of South Asia, free trade zone for the whole of South Asia। ये चीज प्लान करिए कि मतलब पूरा साउथ एशिया जो है वहां पे क्या हो, मूवमेंट ऑफ गुड्स वगैरह आसानी से हो सके, ठीक है। द न्यू चैप्टर ऑफ पीस एंड कॉपरेशन माइट इवॉल्व इन साउथ एशिया इफ ऑल द कंट्रीज इन दिस रीजन अलाउ फ्री ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर्स। सिंपल, ठीक है, वेरी सिंपल। तो द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज
पोस्टपोन ट्वाइस, गिव टू रीजंस फॉर द सेम। तो पहला इलेक्शन जो था, ठीक है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो था, इट वाज पोस्टपोन ट्वाइस, गिव टू रीजन फॉर द सेम। क्या दो रीजन देंगे आप? तो यहां पे आपको, हाँ ये तो इंपॉर्टेंट चीज थी, ये वाला क्वेश्चन तो हाईलाइट करना था। कहां से आया है सवाल? मन में जवाब दो। देखो मैं आपको ना सैंपल पेपर के आंसर नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बता दे रहा हूं कि कैसे पेपर आ सकता है, कहां कहां से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है। ये जो है ना चैप्टर 2 से आया है, इंडिया पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली बुक से। चैप्टर 2 कौन सा है सर? तो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस वाला जो था, वो तो आ ही नहीं रहा है सर सिलेबस में। नहीं, क्यों? क्योंकि जो आपकी बुक 2 है, बुक 2 तो आपको 3 चैप्टर आना है, बुक 2 से जो आपको 3 चैप्टर आना है, चलो तो क्या है वो जो रिसेंट डेवलपमेंट वाला चैप्टर है लास्ट वाला, उसको हम एक तरफ कर देते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद में जो 2 चैप्टर है आपके, तो एक तो चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम है, तो चैप्टर का नाम बदल के क्या कर दिया? पार्टीज एंड दी पार्टी सिस्टम, बताया था मैंने आपको। अब उसके अंदर क्या है? पार्टीज एंड दी पार्टी सिस्टम में एक कांग्रेस सिस्टम भी लिखा है। अब ये कांग्रेस सिस्टम जो है ना, तो ये पूरा का पूरा कांग्रेस सिस्टम वो चैप्टर 2 से उठाना है, पढ़े नहीं पढ़े। देखो कांग्रेस के जो जो भी एस्पेक्ट वहां पे कवर किए गए हैं चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 मैंने पढ़ाया है अच्छे से, बहुत डिटेल में, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपको क्या ध्यान रखना है, मेरी बात सुनो अच्छे से, ठीक है। तो चैप्टर 2 का जो कांग्रेस सिस्टम वाला पार्ट है ना, वैसे मैं रिवीजन में उसे भी लपेट लूंगा, लेकिन उसे बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत कह सकते हैं सूझबूझ के साथ पढ़ना और समझना, वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन डला है यहाँ, ठीक है। तो कांग्रेस सिस्टम चैप्टर 2 का जो है, वहां पे पार्टीज, आइडियोलॉजी, ये सारी चीजें नहीं, बस कांग्रेस के इर्द गिर्द जो चीजें थी वो पढ़ लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन डला है, ठीक, क्योंकि फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाली चीज वो वहीं से आई है ये, ठीक। तो यहाँ पे क्यों पोस्टपोन करना पड़ा था? ट्वाइस टर्म 1 में आपने पढ़ा था, ध्यान करो, इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी लेकिन 15% ही लिटरेसी थी, पहली बार वर्ल्ड में कहीं इतने बड़े स्केल पे इलेक्शन होना था, ठीक है। इतने सारे 3200 एमएलए वगैरह इलेक्ट करना था, ठीक है। मशीनरी नहीं थी हमारे पास में, ये सारे लिमिटेशंस के चलते हमें जनरल इलेक्शन 2 बार मतलब पोस्टपोन करना पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे वही पॉइंट, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज अ मैमथ एक्सरसाइज, 17 करोड़, बहुत सारी महिलाओं का नाम नहीं था लिस्ट में, हाँ, 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स टू इलेक्ट अबाउट 3200 MLAs and 489 a member of Lok Sabha. Only 15% of the voter were literate. In the first draft of the rolls, ठीक है, electoral rolls जो बने थे, name of nearly 40 lakhs women were not recorded in the list. So these were the challenges, these were the limitations due to which the first general election was postponed twice. मजा आया? ठीक है, तो कांग्रेस सिस्टम भी पढ़ना है। नेक्स्ट, एक्सप्लिकेट 2 फीचर्स ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना है? कोलिजन गवर्नमेंट के बारे में बताना, सिंपल। तो व्हेन अ सिंगल पार्टी इज नॉट एबल टू सिक्योर क्लियर मेजॉरिटी, ठीक है, दे फॉर्म अलायंस, दे फॉर्म अ कोलिजन विथ other political parties, other smaller regional political parties, that form of government is known as collision government, ठीक है। 2 फीचर क्या बता सकते हो कोलिजन गवर्नमेंट में? कि कोलिजन गवर्नमेंट रिसाइड्स ऑन द सपोर्ट ऑफ द कोलिजन पार्टनर, ठीक है, कोलिजन पार्टनर जो उनके सपोर्ट पे डिपेंड करती है, और एक इनस्टेबल गवर्नमेंट रहती है। ये सिंपल सी चीजें बताना है। व्हेन नो सिंगल पार्टी गेट्स मेजॉरिटी and 2 or more than political parties join together to form a government is known as coalition government. Various small parties usually play a crucial role in forming coalition government. क्या होता है कोलिजन गवर्नमेंट के? एक फीचर में आप देख सकते हो कि रीजनल पार्टीज जो है, हमने देखा भी है पॉलिटिक्स में, ठीक है। क्या देखा है? जैसे जब आपने देखा कि वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं रिस्टोरेशन हो रहा है, ठीक है, तो उस पार्ट पे आपने क्या देखा है? कांग्रेस सिस्टम जो है, कांग्रेस सिस्टम जो चैलेंजेस फेस करता है कि जब 1967 के बाद में एरा ऑफ कोलिजन देखने को मिलता है आपको, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है कि नई नई पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज हो रही थी, ठीक है। और ये नई नई पॉलिटिकल पार्टीज रीजनल इंटरेस्ट को, स्मॉलर पार्टीज वर हाईलाइटिंग द रीजनल इंटरेस्ट, ठीक है, वो चीज थी। पोजीशन ऑफ द हेड ऑफ गवर्नमेंट यूजुअली रिमेन्स वीक as he she has to appease all the stakeholders in the government, ठीक है। तो जो पोजीशन है हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, तो पोजीशन ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट यूजुअली रिमेन्स वीक as he she has to appease to the stakeholders in the government. समझ में आया ये? तो सिंपल सी चीज है कि जो पोलिटिकल गवर्नमेंट में बोलता है ना, इनस्टेबल रहती, वीक रहती, क्यों? क्योंकि हेड जो रहेगा उसको सभी पार्टनर्स को पटा के रखना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है? नेम द लीडर हु led People's March to Parliament in 1975. People's March, ठीक है, तो सिंहासन छोड़ो की जनता आती है, कौन थे? जयप्रकाश नारायण, लोक नायक, ठीक है। तो नेम द लीडर हु लेड पीपल्स मार्च टू द पार्लियामेंट इन 1975। तो आपने 1 नंबर का काम तो कर दिया जब आपने जयप्रकाश नारायण लिख दिया। स्टेट एज टू व्हाट वाज यूनिक अबाउट दिस मार्च, स्टेट एज टू व्हाट वाज यूनिक अबाउट दिस मार्च। तो दिस वाज द मार्च बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। दिस वाज in itself the first type of massive rally, ठीक है, organized in the capital city। और अब कह सकते हो कि घेराव जो हुआ था पहली बार सरकार का इतने बड़े लेवल पे हुआ था, ठीक है। तो नेम द लीडर जयप्रकाश नारायण, ठीक है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण वाज द लीडर हु लेड द पीपल्स मार्च टू पार्लियामेंट। दिस वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल रैलीज एवर हेल्ड इन द कैपिटल ड्यूरिंग दोस टाइम्स, ठीक है, उस टाइम की।
उसके बाद में और भी हुई है। अब देखो क्या है, जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या हो गया, ये आपका सेक्शन ए जो है कंप्लीट हो गया। 8 क्वेश्चन 2-2 नंबर के अगर देखा जाए तो ये 8 क्वेश्चन आप क्या कर रहे हो, ये 8 क्वेश्चन आप 20 मिनट में खत्म कर दोगे। शुरुआत के पेपर के 20 मिनट, मतलब शुरुआत का 20 मिनट जो रहेगा उसमें आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी आगे की जो कहानी है, सेक्शन बी जो आपका चालू होगा, तो इसमें आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में आपको सिर्फ 4 स्टेट के नाम लिखना रहेंगे, मैप वर्क रहेगा। बाकी ठीक है, 9th 10th वाला जो पार्ट रहेगा, 9th और 10th वाला पार्ट, ये आपको लिखना रहेगा 4-4 नंबर के हिसाब से। 4-4 नंबर के हिसाब से डिस्क्रिप्टिव रहेगा, लॉन्ग आंसर्स लिखना रहेंगे, सिंपल रहेगा, ठीक है। अब अगर जैसे यहां देखें हम, कंपेयर द यूरोपियन यूनियन विद आसियान, सिंपल लाजवाब क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट रहेगा। ये तो कहां से आ रहा है, ये देखो जरा कहां से आ रहा है, ये न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, ये अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर सर 8 नंबर का चैप्टर है। 4 इधर आ गए, 2 क्वेश्चन आगे पूछ लिए, तो हम क्या मान के चलते हैं कि हाँ अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर से एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी तय है। मतलब किसमें, 3 नंबर वाले में, क्योंकि वो उसका वेटेज ज्यादा है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर से क्वेश्चन आया, कंपेयर द यूरोपियन यूनियन विद आसियान। 2 तरीके हैं, एक आप ऐसे भी लिख सकते हो यूरोपियन यूनियन और आसियान को, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने वाले अधिकतर ऐसे लिखे जाते हैं, आंसर ऐसे लिखो तो ज्यादा बेहतर रहता है। लेकिन अब क्योंकि थ्योरी ज्यादा रहेगी तो आप पॉइंटर्स में भी लिख सकते हो, यू हैव दी लिबर्टी ओवर हियर, ठीक है। पॉइंटर्स में कैसे कि आप पहले यूरोपियन यूनियन को लिख दोगे, ठीक है, यू के बारे में लिखना चालू करोगे। तो सबसे पहली चीज, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के बारे में लिखने को पूछा जाए तो ईयर से स्टार्ट करो, कहां बनी थी, ठीक है, मार्शल प्लान वगैरह, वहां से ऐसा चालू करो। वहां से चालू करके फिर क्या उसके फीचर्स वगैरह बताते चलो, आज उसकी प्रेजेंट पोजीशन क्या है, ठीक है, कितने मेंबर्स है वगैरह, ये सारे पॉइंटर्स, मतलब ये कि ये क्या हो जाएंगे, ये क्रक्स हो जाएंगे। जैसे सार्क की बात हो जाए, यू की बात हो जाए, आसियान की बात हो जाए, ये चीज ध्यान रखना। ब्रिक्स का जैसे जिक्र है, ठीक है, तो वो ध्यान रखना। ब्रिक्स अब क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे कंपेयर करने को टाइप से क्वेश्चन आ गया, तो वैसे ही इंटरनेशनल न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में ब्रिक्स की भी पॉसिबिलिटी तेज है, ब्रिक्स की भी पॉसिबिलिटी तेज है आने की, ठीक है। तो द यूरोपियन यूनियन, ठीक है, आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन OECC वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अमेरिका अंडर द मार्शल प्लान, ठीक। फिर इसके बाद में क्या होता है, यही बाद में यूरोपियन यूनियन का रूप लेती है। द प्रोसेस ऑफ economic integration of European capitalist country proceeded systematically and the Council of Europe was established in 1949. This led to the formation of European Economic Community in 1957. After the collapse of Soviet bloc, European Union was established in 1992. तो आपने पूरा बैकग्राउंड देके उसका एस्टैब्लिशमेंट बता दिया। अब क्या है, इसका अपना खुद का झंडा है, एंथम है, फाउंडिंग डेट है, करेंसी है। करेंसी क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे, ठीक है। यूरोपियन यूनियन की करेंसी क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। यूरोपियन यूनियन वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2005. इट हैड अ जीडीपी ऑफ मोर देन $12 ट्रिलियन इन 2005, ठीक है। 12 ट्रिलियन की जीडीपी है इसकी, 12 ट्रिलियन की जीडीपी है 2005 के डेटा के हिसाब से। आज तो और बड़ी हो गई होगी, क्लियर हुआ। तो इस तरह से आपने यूरोपियन यूनियन लिख दिया। अब आपको जरूरी नहीं कि बचपन में जैसा हम करते थे कि सर डिफरेंशिएट करो किसमें दिन और रात में, सर दिन में उजाला होता है, रात में उजाला नहीं होता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको डिफरेंशिएट पॉइंट लिखना होगा, ठीक है। यू आर इन क्लास 12th, आपको कंपेयर करना है तो आपने यूरोपियन यूनियन को समझा दिया, इधर आसियान को समझा दो, ठीक है। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस स्टैब्लिश हुआ 1967 में। 5 कंट्री ने इनिशियली स्टैब्लिश किया था। अब जैसे वैसे आपको शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन ऐसे नहीं आना है कि 1 नंबर वाला मतलब सिस्टम नहीं है, ठीक है, ना एमसीक्यू आना है। लेकिन क्या है बेसिकली ये सारी चीजें ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन मतलब आसियान के ऊपर को डिफाइन करने को दे सकते हैं और बोल देते हैं कि 5 फाउंडिंग मेंबर कौन थे। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये 5 देश ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इन्होंने बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन किया था और इस तरह से आसियान की नींव रखी गई थी। आज आप जैसे देखोगे तो आसियान क्या है, आसियान दूसरे यूरोपियन मतलब दूसरे यूनियंस के या फिर दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अलग एक आसियान वे के थ्रू क्या करना चाहता है, इंटरैक्ट करना चाहता है, इनफॉर्मल नॉन कन्फ्रेंटेशनिस्ट, ठीक है, मतलब आमने सामने किसी से लड़ना नहीं चाहता है वो, एंड अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की तरह ग्रो करना चाहता है, दैट इज द आसियान वे। 2 नंबर में एक क्वेश्चन ये बन गया अगर आसियान वे, ठीक है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आसियान वे? इट इज द फॉर्म ऑफ इंटरैक्शन दैट इज इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रेंशनिस्ट, ठीक है, एंड कोऑपरेटिव। सिंपल सी चीज, आसियान वे क्या है पूछ लिया, ठीक। इन 2003 ASEAN moved along the path of establishing an ASEAN community comprising 3 pillars. Again 3 पिलर एक्सप्लेन करने को आगे 4 नंबर में, ठीक है। तो when was ASEAN established? What were the 3 pillars, ठीक है, on which ASEAN resides, ठीक है। तो वो क्या है जो आप ये 2003 में उसने 3 पिलर निकाले। ASEAN सिक्योरिटी कम्युनिटी, तो ठीक है, तो कोऑपरेशन के थ्रू सिक्योरिटी इंश्योर करना। इकोनॉमिक कम्युनिटी, तो नो डाउट वो अपने आप को एक इकोनॉमिक कम्युनिटी की तरह ही हाईलाइट करता है, ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है परस्यू करी। एंड दी आसियान सोशो कल्चरल कम्युनिटी, जिसमें कल्चरल एक्सचेंज देखने को मिले, ठीक है। तो ये देखो मैं आपको पॉइंट
ये सिर्फ सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करवा रहा हूं मैं, आपको पूरा एक तरह से रिवीजन और हो रहा है। वैसे तो हम आज शाम में करेंगे रिवीजन, लेकिन फिर भी ठीक है। तो आसियान हैड सेवरल एग्रीमेंट्स इन प्लेस बाय विच मेंबर स्टेट्स प्रॉमिस टू अपहोल्ड पीस, न्यूट्रलिटी, कोऑपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर नेशनल डिफरेंसेस एंड सोवरेन राइट्स। आसियान इकोनॉमी इज ग्रोइंग मच फास्टर देन अदर कंट्रीज। तो आपने यूरोपियन यूनियन और आसियान को एक्सप्लेन करना है। सिंपल सी चीज ध्यान रखना, दोनों के फीचर्स लिख दो, दैट्स इट, दोनों के फीचर्स लिख दो। ASEAN has focused on creating a free trade FTA for investment, labor and services, ASEAN Vision 2020, and defined an outward-looking role for ASEAN in the international community. ASEAN policy has been to encourage negotiations over conflicts in the region. ठीक है, ये कहानी रही किसकी? आसियान की। ये कहानी रही आसियान की। समझ में आ गया यहाँ पे? तो यहाँ जैसे अगर आप देखोगे, आपने क्या कर लिया, आसियान के बारे में भी पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, आसियान यूरोपियन यूनियन दोनों को समझा दिया। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन को समझ के उसके अकॉर्डिंग क्या आपको आंसर देना रहेगा। डिस्क्राइब वेरियस इश्यूज रिगार्डिंग नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1975 इन इंडिया। कहां से आया सवाल? ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी जैसे अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली बुक से, तो दोनों ही बुक से ऐसा नहीं है, वेटेज बराबर ही रहेगा, दोनों ही बुक से बराबर क्वेश्चन आएंगे। आपको लग रहा हो सर की बुक वन के ज्यादा लग रहे, नहीं, बराबर ही है। ठीक है, तो अब यहाँ जैसे अगर आप देखोगे वेरियस इश्यूज रिगार्डिंग नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी से जुड़े हुए इश्यूज क्या है, तो आपको इश्यूज में ये बताना है कि उसका इंपैक्ट क्या रहा, नेशनल इमरजेंसी का इंपैक्ट क्या रहा। तो नेशनल इमरजेंसी के इंपैक्ट पर अगर जाएंगे तो हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे थे। ठीक है, फिर आप जैसे क्या देखोगे, मीडिया और जुडिशरी जो है वो काम नहीं कर रही थी सही तरीके से। 4 पॉइंट्स आपको लिखना रहेंगे, 4 पॉइंट का आंसर रहेगा। तो ठीक है, उसमें आप देखेंगे तो क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है, तो गवर्नमेंट ने पावर को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनली यूज करना स्टार्ट कर दिया था, पार्लियामेंट का टेन्योर 6 साल का बढ़ा दिया, ये सारी चीजें आपको। ठीक है, तो वही पॉइंट आपके यहां जाएंगे। तो द वेरियस इश्यूज रिगार्डिंग नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1975 इन इंडिया आर एज फॉलोज। क्या है? देयर वर अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल वर्कर्स एंड अनड्यू रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रेस। ठीक है, तो प्रेस पे अनड्यू रिस्ट्रिक्शंस थे, अरेस्ट हो रहा था, ये सारी चीजें हो रही थी। द इमरजेंसी डायरेक्टली अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल इन मेनी केसेस। ठीक है, इमरजेंसी ने क्या किया, कॉमन पीपल जो है तो उनकी लाइफ को मल्टीपल वेज में, मल्टीपल केसेस में अफेक्ट किया। कैसे? तो द इमरजेंसी डायरेक्टली अफेक्टेड द लाइव्स में आप जैसे देखेंगे ना, क्या होता है, टॉर्चर, कस्टोडियल डेथ, वो सारी चीजें हो रही थी। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया, इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द के बेसिस पे इमरजेंसी लगा दी। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली मेंशन इंटरनल डिस्टर्बेंस एज द रीजन फॉर डिक्लेयरिंग इमरजेंसी। ठीक है, बिफोर 1975 द इमरजेंसी वाज नेवर प्रोक्लेम्ड ऑन दिस ग्राउंड। ठीक है, तो इस ग्राउंड पे इमरजेंसी तो लगती नहीं थी, लेकिन ये क्या है, फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप था, और जिसके चलते क्या देख रहे हो आप कि लोगों को सफर करना पड़ा था। ठीक है, तो इश्यूज में आपको बताना है कि क्या क्या गलत हुआ, क्या इंपैक्ट हुआ, दैट्स इट। ठीक, although then government argued that in democracy the opposition parties must allow the elected ruling party to govern according to its policy, it felt that frequent recourse to agitation, protest and collective actions are not good for democracy. डेमोक्रेसी में आवाज उठाना, सवाल करना डेमोक्रेसी की आत्मा होती है। ठीक है, और उस समय पे इमरजेंसी के टाइम पीरियड में गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, आवाज को सप्रेस कर दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, ठीक है, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट वगैरह जो है, कलेक्टिव एक्शन जो है, एजिटेशन जो है, इन सारी चीजों को बैन कर दिया गया था। ठीक है, दैट वाज नॉन डेमोक्रेटिक। सो वी कैन से कि व्हाट वाज द इशू रिगार्डिंग द नेशनल इमरजेंसी। तो आप कंक्लूजन में लिख सकते हो ऑल दीज, मतलब ऑल दीज कह सकते हैं, ऑल दीज डेवलपमेंट्स प्रूव दैट दी नेशनल इमरजेंसी वाज नॉन डेमोक्रेटिक। ठीक है, आप लास्ट में कंक्लूजन दे सकते हो। फिर क्या है, सपोर्टर्स ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर आल्सो हेल्ड दैट इन डेमोक्रेसी वन कैन नॉट कंटिन्यूअसली हैव एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स टारगेटिंग द गवर्नमेंट। ठीक है, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी एंड डिस्ट्रैक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इट्स रूटीन टास्क ऑफ इंश्योरिंग डेवलपमेंट। तो क्या है, जो लोग, ऐसा था ना कि एक ही स्वर में गाना गाओ, जिस स्वर में रूलिंग पार्टी है उस स्वर में गाना नहीं गाओगे तो आपको छाट दिया जाएगा, वही चीज यहां पे हो रही थी। क्लियर हुआ? अब सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन थे, 9 और 10 हो गया। 11th वाला जो है, तो देखो 11th वाला समथिंग न्यू इन इट्स टाइप। क्या कि आपको आज तक, इससे पहले तक पिक्चर वाले क्वेश्चन आया करते थे। ठीक है, पिक्चर वाले क्वेश्चन आया करते थे। अब बेसिकली यहां क्या है, यहां जैसे अगर आप देखोगे तो मैप वाला क्वेश्चन दिया है। सर मैप बुक में तो कहीं दिया नहीं, हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो सीबीएसई ने एक मैपिंग की एक लिस्ट इशू करी है। ठीक है, मैं आपको उस पर एक वीडियो बना के दे दूंगा कि क्या क्या मैप के लिए दिया है सीबीएसई। ठीक है, जो जो आपके चैप्टर्स आ रहे हैं, तो वो मैपिंग की लिस्ट से हमारा काम आसान हो जाएगा। और ठीक है, तो अब जैसे अगर आप देखोगे द स्टेट टू विच मिनिस्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फ्री इंडिया बिलोंग। ठीक है, तो यहां पे जैसे अगर आप देखोगे तो क्या है, कौन सा स्टेट, देखो हाँ, अब क्या हो रहा है, आपको नहीं पता कि फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन कौन थे, ये चैप्टर 2 से आया है। ठीक है, तो रफी जो थे ना वो थे। ठीक, अब वो कहां से थे, वो उत्तर प्रदेश से थे, उत्तर प्रदेश से थे। ध्यान आया, जो बॉक्स दिए गए कहां पे, चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 को हल्के में मत लेना। कांग्रेस सिस्टम के मैंने आपको सैंपल पेपर में 2 क्वेश्चन दिखाए, तो कांग्रेस सिस्टम को पढ़ने के लिए एक बार चैप्टर 2 को तो
धुन देना, हाँ ठीक है, अच्छे से पढ़ देना, ठीक। तो द स्टेट टू विच मिनिस्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन इन दी फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया बिलोंग, तो वहां पे जो रफी थे उनका पूरा नाम मोहम्मद रफी नहीं, ऐसे कुछ नाम था, ठीक है। तो वो उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते थे, यूपी। अब आप कौन थे कौन नहीं थे नहीं पता आपको, तो मार्क करके दिया है ना ए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए, ठीक है। कंसर्न अल्फाबेट क्या है, ए है, फर्स्ट वाले आंसर का नेम ऑफ द स्टेट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आपको तो स्टेट ध्यान है तो भी काम बन जाएगा अपना, ठीक है, स्टेट ध्यान है तो भी काम बन जाएगा। फिर क्या है, स्टेट टू विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई जो रहते हैं पहले नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ध्यान आ रहा है, तो वो सेकंड वाला, ठीक है, लेकिन इसमें ऊपर नीचे है कुछ कुछ, तो सेकंड वाले में हम क्या, ए हो गया। अब सी, तो सेकंड वाला जो है, तो सेकंड वाला का स्टेट कौन सा है, मोरारजी देसाई का स्टेट गुजरात था, ठीक है, मोरारजी देसाई का स्टेट गुजरात था, तो गुजरात यहां पे लगाना रहेगा आपको। तो अल्फाबेट कंसर्न देखना अच्छे से, सी लिखना, बी मत लिख देना, सी अल्फाबेट कंसर्न रहेगा, नेम ऑफ द स्टेट क्या रहेगा, गुजरात, ठीक है, गुजरात, सी हो गया अल्फाबेट कंसर्न। अब अगली चीज क्या है, मतलब उन्होंने इसके लिए डबल क्वेश्चन खेले आपके साथ कि कुछ बच्चे अगर ऐसे तुक्के में मार कर जाए कि उन्हें स्टेट ध्यान है तो काम बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टेट के साथ साथ में अगर आपको प्राइम मोरारजी देसाई कहां से थे ये ध्यान है, तो आपको सी अल्फाबेट ढूंढना पड़ेगा मैप में, ठीक है, वो चीज रहती है। अब क्या है, स्टेट टू विच एस निजलिंगप्पा बिलोंग्ड, एस निजलिंगप्पा बिलोंग्ड, तो अब यहाँ पे एस निजलिंगप्पा थर्ड वाला स्टेटमेंट जो है, एस निजलिंगप्पा कर्नाटका से बिलोंग करते थे, ठीक है, तो एस निजलिंगप्पा कर्नाटका से बिलोंग करते थे, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, एस निजलिंगप्पा भी जैसे अगर आप देखेंगे तो क्या है, कांग्रेस में, कांग्रेस मतलब स्प्लिट के बाद में एक बड़ा चेहरा बने थे वो, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, बी, तो यहाँ पे बी लिख दिया कर्नाटका, ठीक है, बी कर्नाटका। अब ये डी वाला जो पार्ट है, डी बचा है तो फोर्थ का डी होगा, ठीक है, क्या है, स्टेट टू विच फॉर्मर प्रेसिडेंट के कामराज, कांग्रेस ओल्ड, ध्यान आ रहा है, ठीक है, तो कांग्रेस ओल्ड के कामराज जो है, तो ये यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु, तमिलनाडु। मजा आया मैप में, तो मैप का सिंपल रहने वाला, ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। ये अगर मैप के आंसर किसी को चाहिए तो वैसे जैसे मैं टेलीग्राम में नोट्स मैंने डाल दिए थे और टेलीग्राम में आगे चीजें डाल दूंगा, आपको कोई भी दिक्कत जाती तो आप कमेंट सेक्शन में बताया करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग पैकेट में उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद में आगे क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफेक्शन इन टर्म्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, डिस्क्राइब एनी टू मेरिट्स ऑफ डिफेक्शन, ठीक है, क्या है डिफेक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफेक्शन इन टर्म्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो क्या हो रहा है डिफेक्शन में, आप सिंपल सी चीज समझेंगे, व्हेन अ पर्सन इज चेंजिंग। ये कहां से आया क्वेश्चन नंबर सर 11 तो खत्म हो गया। देखो ये विजुअली जो इंपेयर्ड कैंडिडेट रहेंगे ना हमारे, ठीक है, तो विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए रहेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे, इसके लिए मैं आप लोगों को भी दे रहा हूं। ये क्या है, मीनिंग ऑफ डिफेक्शन क्या होता है, डिफेक्शन का मतलब ये होता है ना कि जो पार्टी बदल लेते हैं, ठीक है, पार्टी कैसे बदल लेते हैं, तो व्हेन अ पॉलिटिशियन विंस इलेक्शन ऑन द पार्टी नेम एंड सिंबल ऑफ any other party and changes his party, ठीक है, for some cash rewards and political offices, that is known as defection, ठीक है। तो मीनिंग हो गया डिफेक्शन का, डिस्क्राइब एनी टू डिमेरिट्स ऑफ डिफेक्शन। तो इससे क्या होता है, डिफेक्शन से मनी और मसल पावर जो इन्फ्लुएंस होता है, पॉलिटिक्स करप्ट होती है, ठीक, जो इनस्टेबिलिटी है सरकार में वो देखने को मिलती है कि लोग पार्टी बदले तो क्या सरकारें गिर जाती धड़ाम से, वो चीज थी यहाँ पे। तो द चेंज ऑफ पॉलिटिकल लॉयल्टी बाय एन इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इज नोन एज डिफेक्शन। इन अदर वर्ड्स, व्हेन एन इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लीव्स his political party and join other party due to personal and political differences, or make a new political party or vote against parent party without formally leaving the party, then it is known as defection, ठीक है। तो अब डिमेरिट्स क्या है, जो अपॉर्चुनिस्टिक और अनएथिकल पॉलिटिक्स रहती है, ठीक है, एंटी डिफेक्शन की। उससे क्या हुआ कि एंटी सोशल एलिमेंट्स जो रहते हैं वो एक्टिव पॉलिटिक्स में घुस गए, मतलब मनी एंड मसल पावर वाले लोग। बाइंग ऑफ पार्टी डिफेक्टेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैड इंक्रीज पॉलिटिकल करप्शन, ठीक है। फिर इनस्टेबिलिटी वाला पार्ट आ जाएगा, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज हैव क्रिएटेड डिवीजन इन द पॉलिटिकल पार्टीज, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बिकम विक्टिम ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल पार्टीज हैव बिकम इररिस्पांसिबल एंड हियरबाय पीपल हैव स्टार्टेड लूजिंग फेथ ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर लीडर्स। कुछ बच्चे पूछते हैं सर एनसीईआरटी रट के चले जाए क्या, अपने शब्दों में लिखो, लेकिन एनसीईआरटी के कीवर्ड्स होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर आंसर एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स में मिलेगा आपको, कभी कभी आपको एनालिटिकल होना पड़ेगा, ठीक है। दो चीजें कंपेयर करने को बोल दी, दो चीजें दो अलग अलग टाइम फ्रेम से उठा के दे दी, ठीक है। जब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह और रिवीजन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कैसे आ सकती है चीजें, तो उस पर ध्यान देना थोड़ा विशेष, ठीक है। सेक्शन सी में सिंपल दो क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब देखो जो लास्ट चैप्टर थे दोनों ही बुक के, ठीक है, तो वहां के एक एक क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन का एक क्वेश्चन यहाँ उठ के आ गया, और यहाँ जैसे अगर आप देखोगे तो क्या है ये जो रिसेंट डेवलपमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स का जो रिसेंट डेवलपमेंट एंड ट्रेंड वाला पार्ट रहेगा, तो दोनों से 6-6 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं सैंपल पेपर में। क्या एग्जाम में भी आएंगे, गारंटी नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हाई है कि अगर इसी पैटर्न में एग्जाम
पेपर आता है आपका तो 6-6 नंबर के क्वेश्चन वहां आएंगे और ये और में रहेंगे, ठीक है। तो आप इन 2 चैप्टर को हल्का भी देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं, पढ़ के सब जाना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ हम यहां से एक अनुमान लगा सकते हैं। तो जब आप ग्लोबलाइजेशन पढ़ोगे तो ये ध्यान रखना बड़े क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, पीस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ कंट्री लेज इन द एस्टैब्लिशमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ रीजनल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, क्रिटिकली इवैल्यूएट द स्टेटमेंट। थोड़ा सा ओपन एंडेड हो गया, ठीक है। रीजनल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो है तो उनके बदौलत शांति को इंश्योर कर सकते हो। जी हाँ, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंश्योर करेगी, वो क्या करेगी, वो एक तरह से इंटरनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में मदद करेगी। रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो रहेगी, ट्रेड को फास्ट करेगी, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ये सारे पॉइंट्स ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, मतलब कह सकते हैं थोड़ा सा बोलते हैं ना वैल्यू एसोसिएटेड क्वेश्चन है। तो द मेंबर ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन रिजॉल्व देयर म्यूचुअल डिफरेंसेस एंड अडॉप्ट फॉर फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, thus gave a way for economic development. Backward countries also get chance of their development, thus employment also increases. आनंद समझ में सारे इन जनरल पॉइंट्स आएंगे इसमें। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है कंट्री का इंप्रूव हो जाएगा। दे गेट फैसिलिटीज ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन से सब एक दूसरे के साथ से बढ़ेंगे, ठीक। when the public gets satisfied, then its trust in nation's policy increases, and thus along with its capability also corporates in its policies, ठीक है, incorporates होगा, also incorporates in its policy, which being peaceful and prosperity, which brings peace and prosperity in a country. There are no chances of public outrage के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली जैसे क्या होता है, मान लो दाम बढ़ते जाएंगे चीजों की, महंगाई बढ़ती जाएगी, तो एक दिन जनता फूट पड़ेगी ना रोडों पे, वो चीज रहती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो था, गिव एन अकाउंट ऑफ चेंजिंग रोल ऑफ स्टेट इन लाइट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन चैप्टर पढ़ते हो, ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में आप ये देखते हैं कि गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में देखते हैं कि गवर्नमेंट फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो आप देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के टाइम में क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन के टाइम में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो रही है, गवर्नमेंट की पावर को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। ये ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट बड़ी हो रही है तो रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है चीजों को, ठीक। उसी के साथ साथ में अगर आप क्या देखोगे कि और क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या एस्पेक्ट्स हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट की पावर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कारण कम हो रही है। गवर्नमेंट की पावर जैसे आप देखोगे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इन्फ्लुएंस कर रही है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन से गवर्नमेंट की पावर बढ़ भी रही है कि गवर्नमेंट सर्विलांस वगैरह के लिए क्या कर रही है, बेहतरीन तरह से काम कर पा रही है, ठीक। तो वही सारे पॉइंट्स आपके इस आंसर में चले जाएंगे। ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन एन इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी, दैट इज द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू डू व्हाट दे डू। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे अगर आप देखेंगे, जो ओल्ड वेलफेयर स्टेट हुआ करता था, अब उसको क्या बोल दिया गया है कि अब आपका काम बहुत मिनिमल हो गया है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन कैपिटलिज्म से ड्रिवन है, ठीक है। तो सिर्फ मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के लिए सरकार बची है, बाकी सब कुछ प्राइवेटाइज हो रहा है। तो इससे क्या होगा, उससे गवर्नमेंट का वेलफेयर वाला फंक्शन कम होते जा रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्वेश्चन यही पूछा है, क्या पूछा है, गिव एन अकाउंट ऑफ द चेंजिंग रोल इन द स्टेट ऑफ लाइट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो बदलाव हो ही रहा है। फिर अगली चीज क्या है, द एंट्री एंड द इंक्रीज रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड लीड्स टू द रिडक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन ऑन देयर ओन। ये एक प्रॉब्लम हो गई। ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो रिड्यूस्ड द पावर ऑफ स्टेट्स टू डिसाइड नेशनल एंड फॉरेन पॉलिसीज वॉलंटरली, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि ग्लोबलाइजेशन के चलते फॉरेन पॉलिसी पे भी वॉलंटरली स्टेट जो है अपने डिसीजन नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि यहां पे वही बताया गया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चीजों को इन्फ्लुएंस कर रही है। और क्या इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि स्टेट के रेफरेंस में पूछा तो आपको स्टेट के रेफरेंस में बताना रहेगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 आइडिया पिच करना रहेंगे। और ठीक है, अगली चीज क्या है, देयर हैज बीन चेंज इन द रोल ऑफ स्टेट इन मेकिंग एंड इंप्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के चलते आपको क्या देखने को मिल रहा है, WTO, IMF ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस आ गई है जो लिबरलाइजेशन पे फोकस कर रही है। तो स्टेट का जो रोल है वो क्या होते जाएगा, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल्स बनाने में भी कम होते जाएगा। तो ग्लोबलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ रैपिड फ्लो ऑफ पीपल, थिंग्स एंड आइडियाज। देयरफॉर बैरियर्स टू परमिट्स, लाइसेंस एक्सेट्रा हैव बीन रिड्यूस्ड, ड्यू टू व्हिच द रोल ऑफ स्टेट हैज आल्सो बीन रिड्यूस्ड। ठीक है, तो आपने इसमें रोल ऑफ स्टेट को रिड्यूस बताया, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिड्यूस ही हुआ है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का एक एडवांटेज ये भी रहा है कि सम रिस्पेक्ट स्टेट कैपेसिटी हैड रिसीव्ड अ बूस्ट एज अ कंसीक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, कुछ रिस्पेक्ट में बूस्ट भी मिला है। कैसे बूस्ट मिला है, तो इन सम रिस्पेक्ट्स स्टेट कैपेसिटी हैज रिसीव्ड अ बूस्ट एज अ कंसीक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन विथ एनहांस्ड टेक्नोलॉजीज अवेलेबल एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट सिटीजंस। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की मदद से उसके पास में टेक्नोलॉजी बेहतर है, सर्विलांस बहुत बेहतरीन कर पा रही है सरकारें। ठीक है, तो वो वाली चीज है यहाँ पे। समझ में आया? सो दिस वाज द होल स्टोरी। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। आपको समझ में आया? ये वाला आंसर मजेदार था, ग्लोबलाइजेशन। वैसे ही ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर रहेगा आपका, उससे क्या है, critically evaluate 6 main issues in Indian politics during 21st century। अगेन आपको अगर ध्यान हो तो सीबीएसई जो सर्कुलर निकालती है
उस सर्कुलर में सीबीएसई क्लियरली ये मेंशन करती, पता है कि टीचर्स का काम क्या रहेगा कि बच्चों को करंट अफेयर से अपडेटेड रखें। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछेंगे वो। अब मुझे लग रहा है सैम्पल पेपर में डाला तो एग्जाम में भी करना है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा। अब ऐसा नहीं है करंट अफेयर में बहुत वो आएगा, इन जनरल जो मुद्दे आप सब जानते हो, बस ये है कि आप वहां घबराना नहीं है आपको सबसे पहले, और दूसरी चीज ये करना है कि अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन बनेगा सारी चीजें। अभी 21st सेंचुरी में 6 मेन इश्यूज क्या इंडियन पॉलिटिक्स में डेवलप हुए। एक और मैं बात बताता हूं आपको, आप जैसे देखोगे ना तो क्योंकि पॉलिटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, इन बुक्स के साथ में गवर्नमेंट भी बहुत छेड़छाड़ करती है, मतलब इनमें क्या करती है, आप एडिशनल टॉपिक जोड़ती है ये वो, तो हर रूलिंग गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि वो अपने एस्पेक्ट को कहीं ना कहीं कह सकते हैं एकेडमिक्स में इंक्लूड करे, ताकि बच्चे उनके बारे में पढ़े जाने सीखे और वहां से क्वेश्चन भी दे सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूं, बस ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी खेल रहा है और अब इसमें भी आ गया है, ठीक है, K-12 सेगमेंट में भी। तो जैसे अगर आप देखोगे तो वहां पे एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है आपको कि जहां जहां बुक में प्रेजेंट गवर्नमेंट की चीजें लिखी है उनको थोड़ा सा विशेष ध्यान देके चलना है, क्योंकि एडिशनल टॉपिक में जब उन्होंने एनडीए 3 एनडीए 4 को ऐड करवाया है तो उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो चाहते हैं कि बच्चे पढ़े, उनके बारे में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, तो अब जैसे ये आया 6 मेन इश्यूज इन इंडियन पॉलिटिक्स, और आंसर स्कीम में जो आंसर दिया गया तो उसमें वही बताया गया, जैसे ट्रिपल तलाक जो है तो राइट ऑफ द वुमेन एंड डिग्निटी वर अपहेल्ड इन जजमेंट्स एंड एन एंड वाज पुट टू द एक्सप्लॉयटेशंस एंड इनसिक्योरिटी ऑफ वुमेन। तो ये 21st सेंचुरी में ये सारी चीजें हो रही है ना। ये 2017 कब हुआ, ये 2000 आई गेस 19 में हुआ, 1920 में कब आर्टिकल 370 का रिवोकेशन, तो स्पेशल स्टेटस जो था जम्मू कश्मीर का वो रिवोक कर दिया। ये 21st सेंचुरी का एक बहुत बड़ा वो रहा, ठीक है, चेंज रहा। फार्म लॉ रिपील, अब ये भी क्या है 21st सेंचुरी में, जैसे अगर आप देखेंगे तो इसको तो बहुत लेटेस्ट से जोड़ दिया गया है। फार्म लॉज जो थे उन्हें रिपील कर दिया गया, फार्म लॉज लाई गवर्नमेंट ने, लेकिन जब क्या होता है सरमाउंटिंग प्रेशर देखने को मिला किसके द्वारा, फार्मर्स के द्वारा, ठीक है, जुडिशरी ने इंटरवेन किया और उसके चलते क्या है फाइनली दिस लेड टू द रिपील ऑफ फार्म लॉज। अगली चीज क्या है, CAA NRC लॉ, ठीक है, तो इसमें क्या है फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप इंश्योर की गई माइनॉरिटीज ऑफ द नेबरिंग स्टेट्स के लिए। हाउएवर अक्यूमुलेटेड फियर विद इन द इंडियन कम्युनिटीज व्हिच लेड टू कंट्रीवाइड प्रोटेस्ट, जुडिशरी हैड टू इंटरवीन, फाइनली इंप्लीमेंटेशन वाज पुट टू एन होल्ड बाय द गवर्नमेंट, इंप्लीमेंटेशन को भी होल्ड पे रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, ये सारी चीजें बताई जा रही है कि क्या 21st सेंचुरी में, क्योंकि अब आपको इंडियन पॉलिटिक्स को रीसेंट ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाएगा कि क्या चल रहा है वो बताओ। ठीक है, राम जन्मभूमि का जो मुद्दा था तो दैट वाज कह सकते हैं सेंचुरी लॉन्ग डिस्प्यूट, ठीक है, रीइग्नाइटेड इन 1990s, इट वाज शेप्ड द डिस्कोर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, 1990s में बीजेपी ये मुद्दा उठा के राइज में आती, राइज ऑफ बीजेपी। ठीक है, द केस वेंट टू सुप्रीम कोर्ट आफ्टर इलाहाबाद कोर्ट जजमेंट इन 2010. An expert committee was formed on the Supreme Court. Finally, the judgment came in 2019 and the matter was put to rest. ठीक है, उसके बाद में क्या है इशू को रिजॉल्व कर दिया गया। फिर क्या है 1.6 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक 21st सेंचुरी का एक ट्रेंड वापस ये देखने को मिला है कि जिस समय में कांग्रेस सिस्टम हुआ करता था वैसा ही एक मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट या फिर सिंगल पार्टी का सिस्टम, जिसे बीजेपी सिस्टम कह सकते हो, 2014 से 19 तक देखा गया और 19 के बाद में स्टिल इट इज कंटिन्यूइंग। ठीक है, तो वो एस्पेक्ट्स आप क्या लिख सकते हो, क्रिटिकली इवैल्यूएट द 6 मेन इश्यूज इन द इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी में। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका ये है द इंपैक्ट ऑफ, मतलब अगला सवाल ये है, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड इन इंडिया। ठीक है, अब ये सवाल कहां से आया आपका, तो जैसे ये बुक 2 से ही है, ठीक है, बुक 2 से ही है, तो बुक 2 बुक 1 से इक्वल वेटेज का रहेगा, उसमें निश्चिंत रहना। और में जो रहेंगे ऑप्शंस में जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें जिसमें 110% आप श्योर हो वही वाला लिख के आना, और ठीक है वही वाला लिख के आना। अब यहाँ पे क्या है रिलेशनशिप जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में, तो आपको बताना पड़ेगा क्या कि इमरजेंसी के कंटेक्स्ट में पूछा है, और तो आपको बताना पड़ेगा क्या है कि गवर्नमेंट जो थी तो उसने जुडिशरी के ऊपर एनक्रोच करने की कोशिश करी। ठीक है, एट टाइम्स आपको क्या देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट जो थी उसने जुडिशरी के ऊपर एनक्रोच किया, ये पॉइंट लिख सकते हो। फिर आप गवर्नमेंट जैसे आप देखोगे तो जो स्टैब्लिश स्ट्रक्चर रहता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का, तो 3 जजेस को सुपरसीड करके एन रे को क्या बनाया गया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया था। ठीक है, ये एक लॉ ले आई थी सरकार क्या कि कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट और इलेक्शन है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के, उन्हें डिस्कस नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से क्या है वो एक टाइम पीरियड रहा था केशवानंदा भारती केस वाला, तो वो जो टसल वाली पीरियड रही, ठीक है, वो बताना रहेगा आपको। तो द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ब्रॉट मेनी चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट डिक्लेयर्ड दैट द इलेक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कुड नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। ठीक है, द गवर्नमेंट मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब कि लोगों को, मतलब देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगेंस्ट में क्या है, आपको आर्टिकल 32 दिया गया है कि आपके राइट्स वगैरह रिस्टोर किया जाए, सारी चीजें, और गवर्नमेंट ने उसी के अगेंस्ट में क्या एक्सटेंसिव काम किया टू गिव प्रेफरेंस टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ओवर फंडामेंटल राइट्स। ड्यू टू दिस प्रोविजन
any person could be deprived of even his fundamental rights. ठीक है, along with this the amendment completely draft the judiciary, at the same time immense power were given to legislature. तो जुडिशरी की पावर कम की गई कि जुडिशरी को, अब जुडिशरी से ये तो बोल नहीं सकते कि तुम बैठ के ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, तो इस तरह से क्या है, उन्होंने लेजिस्लेचर वगैरह को पावरफुल बनाते चले गए और लॉज के थ्रू जुडिशरी को ड्राफ्ट करते चले गए, छोटा करते चले गए. दी गवर्नमेंट ऑल्सो सप्रेस द प्रैक्टिसेस ऑफ गवर्नमेंट कोर्ट्स इन अपॉइंटिंग चीफ जस्टिस. ठीक है, तो क्या होता है, कैसे कैसे सरपास्ड, ठीक है, सुपर सीडेड, सॉरी कुछ भी पढ़ रहा हूं मैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सुपर सीड कर जाती है किस चीज को, टू द प्रैक्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट. कैसे, तो वो एन रे वाला मैंने आपको इंसिडेंस जो बताया. द टर्म ऑफ पार्लियामेंट वाज आल्सो इंक्रीज, पार्लियामेंट को पावरफुल बनाने के उसकी टर्म इंक्रीज कर दी. अंडर द प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी वेरियस फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन स्टूड suspended, including the right of the citizen to move to the court for restoring their fundamental rights. ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है बी आर अम्बेडकर ने, उसे भी सस्पेंड कर दिया. ठीक है, उस राइट को भी सस्पेंड कर दिया था. और अब गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन रहेगा, जुडिशरी, तो जुडिशरी बाउंस बैक करेगी इसी में. तो जुडिशरी डिलीवर्ड वेरियस कंट्रोवर्शियल जजमेंट्स. अब क्या देखो, जो जुडिशरी एक टाइम पीरियड में गवर्नमेंट के अंडर में थी, इमरजेंसी टाइम पीरियड में, उसने गवर्नमेंट को क्या किया, सपोर्ट भी किया, तो उसने बहुत सारे कंट्रोवर्शियल जजमेंट्स भी निकाले. They did not perform its role properly. No constitutional rule of law prevailed. This was called as the dark period of democracy. No media freedom or opposition was in jail. ठीक है, no media freedom and opposition was in jail. ठीक है, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव एक्टेड एज वन एंटिटी. ठीक है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एक एंटिटी का काम कर रहे थे, जो क्या कर रहे थे, अपनी पावर को बस कंसोलिडेट करना चाह रहे थे. कंफ्लिक्ट में भी आए, कंफ्लिक्ट में आने के साथ साथ में आप क्या दिखेंगे, क्या कहेंगे कि पावर को रिस्टोर करके रखने के लिए जुडिशरी का वही पार्ट एग्जिस्ट कर रहा था जो सरकार को सपोर्ट करे, दूसरों को उन्होंने सुपरसीड कर ही दिया था. ठीक है, विद जुडिशरी नॉट कीपिंग अ चेक ऑन द एक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव बाय वे ऑफ 42nd अमेंडमेंट, डिटेंशन वाज रिमूव्ड फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू. ठीक है, डिटेंशन को जुडिशियल रिव्यू से ही हटा दिया था. तो ये कुछ कुछ बदलाव, मतलब ये सारा इशू जो था जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव के बीच में देखने को मिला है. और मुझे पता है आप में से 90% बच्चे ऊपर वाला और वाला कर दोगे, जो आंसर इजी बने. वहां पे ऐसा कह सकते हैं कि बहादुरी नहीं दिख जाएगी कि आप टफ वाला अटेम्प्ट करोगे तो बहादुर बनोगे. जो आपको 110% कॉन्फिडेंट लग रहा है जो आंसर, वो अटेम्प्ट करना. ठीक है, ये कंप्लीट हो गया. मिलते हैं अपन 6 बजे. 6 बजे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज बुक 1 जो उसको रिवाइज करेंगे, रैपिड रिवीजन थ्रू एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चंस भी बताते चलूंगा. ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है कि अनअकैडमी ऐप पर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, स्पेशल क्लास होती है, प्लस कोर्स होता है, ये सारे नोट्स वगैरह मैं आपको टेलीग्राम पे भी देता हूं. आप यहाँ पे अनअकैडमी ऐप पे कम्युनिटी सेक्शन होता है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे तो अनअकैडमी ऐप पर प्लस कोर्सेज भी होते हैं. प्लस कोर्सेज में फॉर एग्जांपल अगर आप क्या कर रहे हैं, भविष्य में सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहां पे सीयूईटी का भी कोर्स आपको अवेलेबल है. ठीक है, तो सीयूईटी का कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIG RAJ एंड यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट. फाइन, चलिए तो लेट अस रैप अप दिस सेशन टुडे. 6 बजे मिलते हैं लाइव सेशन में. तब तक पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो. एनसीईआरटी इज द की. ठीक है, एनसीईआरटी इज द की. टिल देन stay connected, keep learning. Signing off with this, together we can, we will. Thank you very much.